हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल। देखिए, महाधिवक्ता और महान्यायवादी इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में जाना था, उसी प्रकार से हम लोग अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी जानकारी लेंगे। देखिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग इन लोगों की नियुक्ति, इस्तीफा, हटाने का तरीका, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ इनकी योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे तथा इसी के साथ इनको कौन कौन सी शक्तियां दी जाती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे तथा इनसे संबंधित जो अन्य चीजें हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो देखिए, आज से हमारा जो संविधान के जो महत्वपूर्ण पद हैं, जो एक तरीके से राजनीतिक पद नहीं है परंतु बहुत महत्वपूर्ण पद है, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वह है महान्यायवादी और महाधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो आइए इन टॉपिकों को प्रारंभ करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। देखिए, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में बात की जाए तो ये दोनों एक तरीके से विधि के अधिकारी होते हैं। विधि के अधिकारी से तात्पर्य ही इज अ लॉ ऑफिसर, यानी कि अगर बात की जाए तो ये विधि अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? विधि अधिकारी। यानी अगर इनके बारे में बात करें तो ये लॉ ऑफिसर होते हैं। लॉ ऑफिसर मतलब यानी कि ये लोग केंद्र के लिए यानी कि सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए एज अ लॉ ऑफिसर काम करते हैं। यानी कि अगर सेंट्रल को और स्टेट को किसी भी तरीके से लॉ के झमेले में पड़ना पड़े तो ये लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, इसलिए ये विधि अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, महान्यायवादी अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल का जो दिया गया है वो आर्टिकल 76 में दिया गया है, आर्टिकल 76 में। तथा अगर सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात करें तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में आर्टिकल 165 के बारे में दिया हुआ है। यानी कि अगर देखें तो आर्टिकल 76 प्लस 89 अगर करें तो 165 यानी कि आर्टिकल 165 बनता है, जो कि सॉलिसिटर जनरल का है। ठीक है, 89 से मतलब जो अगर कोई भी स्टेट का आर्टिकल बनाने के लिए, सेंट्रल के आर्टिकल को स्टेट का आर्टिकल बनाने के लिए 89 प्लस करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये बात जानी थी। तो जो चीजें हैं, इनको चुना कैसे जाता है या इनको नियुक्त कैसे किया जाता है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग इनकी पहली चीज के बारे में बात करें जो है नियुक्ति, तो इनकी अगर नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। और अगर इनको हटाने की बात की जाए तो इनके हटाने का जो काम है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? हटाने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगर हम तीसरी चीज के बारे में बात करें जो कि है कार्यकाल। कार्यकाल यानी कि ड्यूरेशन, यानी कि वो कितने समय तक पद पर रहे। तो अगर कार्यकाल के बारे में बात की जाए तो इनका कार्यकाल कोई भी निश्चित नहीं होता है। यानी कि इनका कार्यकाल कोई कभी भी निश्चित नहीं होता है कि भाई ये 5 साल के लिए चुने गए हैं या 10 साल के लिए चुने गए हैं या 15 साल के लिए चुने गए हैं। इनका कार्यकाल कभी भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि भाई इनका जो काम है वो सब राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति के द्वारा हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जिन भी पदों पर नियुक्ति की जाती है वो किसकी सलाह पर की जाती है? नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किसकी सिफारिश पर पद पर बने रहते हैं, तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर पद पर बने रहते हैं। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहीं तो ये पद पर बने रहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इन चीजों के बारे में जाना। अब एक चीज, अगली चीज आती है पुनर्निर्वाचन। अगली चीज है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि क्या ये दोबारा चुने जा सकते हैं? यानी कि अगर 20 महीने तक एक ही अटॉर्नी जनरल रहा तो उसके बाद क्या 2 साल के लिए वही अटॉर्नी जनरल चुना जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, इस मतलब एक से ज्यादा बार एक ही व्यक्ति को चुना जा सकता है। ठीक है, ये बारे में हम लोगों ने ये चीज अटॉर्नी जनरल पर भी लागू होती है और सॉलिसिटर जनरल पर भी। पर सॉलिसिटर जनरल के में अगर देखा जाए तो ये चीज हो जाती है राज्यपाल के बारे में। किसमें हो जाती है? राज्यपाल में हो जाती है और यहाँ हो जाता है मुख्यमंत्री। ठीक है, और बाकी की सभी चीजें ठीक सेम रहती है। इसमें हो जाता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उसमें होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यानी कि अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति और हटाने का काम है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। और अगर राज्य में महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात करें तो इनको नियुक्त और हटाने का काम राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। दोनों का ही कार्यकाल कहीं निश्चित नहीं होता है, तो इनका जो पुनर्निर्वाचन है यानी कि दोबारा चुने जाने की प्रक्रिया है वो हो सकती है। ये हम लोगों ने इन बिंदुओं के बारे में जाना। अब हम अगले हमारे जो बिंदु है उन पर चलते हैं। अगला बिंदु है कि भाई इनकी जो योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी, यानी कि कौन व्यक्ति महाधिवक्ता बन सकता है, कौन अटॉर्नी जनरल बन सकता है, कौन सॉलिसिटर जनरल बन सकता है। तो अब इन चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इनकी जो योग्यता है वो कोई राजनीतिक पद जैसी योग्यता नहीं है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी योग्यता है। तो देखिए, इनकी पहली योग्यता जो सब में देखी जाती है वही है भारत का नागरिक होना चाहिए।
कौन होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है? दूसरी योग्यता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखा हो। कौन सी अगली योग्यता? अगली योग्यता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता। और अगर हम ये तो है अटॉर्नी जनरल के लिए, यानी कि इनकी जो योग्यता है वो अटॉर्नी जनरल के लिए तो है भारत का नागरिक हो, और दूसरी है सुप्रीम कोर्ट का जज हो, मतलब जज बनने की योग्यता रखता हो। और अगर महाधिवक्ता के बारे में बात की जाए तो महाधिवक्ता के लिए जो है वो पहला तो यही है सेम कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यताओं की आवश्यकता अलग अलग होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यताओं के बारे में बात की जाए तो इसमें पहली योग्यता होनी चाहिए, पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो या तो 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में, क्या 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो, और या इसके अलावा इसके अलावा दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? दूसरी योग्यता क्या हो सकती है? अगर वो 10 साल तक हाई कोर्ट में रेगुलरली हाई कोर्ट में वकील रहा हो। ठीक है, ये दूसरी योग्यता है। अगर ये योग्यता है तो ठीक है, ये अगर नहीं है तो दूसरी होनी चाहिए। अगर दूसरी योग्यता भी नहीं है तो तीसरी योग्यता होनी चाहिए। तीसरी योग्यता क्या है? कि वह विधि का जानकार हो। विधि का जानकार मतलब कि वो लॉ के बारे में जानकारी रखता हो। अब विधि का जानकार तो वही होगा जो वकील होगा, तो मतलब सीधे तरीके से बात यही की जा रही है। अगर हाई कोर्ट के जज की बात की जाए तो हाई कोर्ट के जज में पहली योग्यता है कि वह 5 साल तक किसी भी कोर्ट में जज रह चुका हो। किसी भी कोर्ट में जज रहने से मतलब सेशन कोर्ट में जज रह चुका हो, जिला न्यायालय में जज रह चुका हो, जिला कोर्ट में। ठीक है, दूसरी योग्यता अगर इसमें देखी जाए तो दूसरी योग्यता है कि वह 10 साल तक हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट में रेगुलरली वकील रह चुका हो। ठीक है, अगर तीसरी योग्यता के बारे में बात की जाए, यानी कि देखो इसमें जो समय सीमा है वो सेम है। 5 साल इसमें हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, इसमें भी 5 साल किसी भी कोर्ट का जज होना चाहिए। 10 साल तक इसमें हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए, और इसमें 10 साल तक हाई कोर्ट का ही जज होना चाहिए। इसमें ये वकील होना चाहिए और इसमें भी हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए। तीसरी योग्यता दोनों में सेम है, वह विधि का जानकार होना चाहिए। विधि का जानकार वही होगा जो वकील होगा, यानी कि उसने लॉ की डिग्री कर रखी होगी तभी तो वो वकील बना होगा और तभी उसके पास विधि की जानकारी होगी। तो ठीक है, हम लोगों ने ये जाना। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी में तीनों योग्यता हो, हाँ, परंतु अगर इनमें से कोई भी एक है तो आप बन सकते हैं अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ये हम लोगों ने देखी कि भाई इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अब हम अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, जो कि है इनके पावर्स के बारे में, कि भाई ये इतने बड़े पद पर होते हैं तो इनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, और इनके बारे में और भी चीज जानेंगे। देखिए इनके पास कोई बहुत बड़ी पावर नहीं होती है। इनके पास मेनली 2 पावर होती है, मेनली इनके पास 3 पावर होती है। पावर कौन कौन सी होती है? देखिए, पहली पावर तो यह है कि हम लोग बोल सकते हैं, उसे कार्य भी बोल सकते हैं पावर की जगह। अगर इनका पहला कार्य की बात की जाए, कार्य की बात करते हैं तो देखिए इनके कार्य की बात की जाए तो कार्य में तो यह है कि अगर केंद्र सरकार या अगर हम लोग बात करें राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकील होना, वकील होता है। यानी कि ये जो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल होता है, देखिए अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार होती है, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका सुप्रीम कोर्ट में वकील होता है। यानी कि एक वकील अपॉइंट कर रखा इसने केंद्र सरकार ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और उस अटॉर्नी जनरल अगर सरकार के खिलाफ कोई भी केस करता है तो अटॉर्नी जनरल सरकार का केस लड़ता है। और अगर सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात की जाए तो अगर राज्य के ऊपर कोई केस करता है तो सॉलिसिटर जनरल उनका केस लड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया इनका मुख्य वर्ग, यही ये लोग कार्य करते हैं, इसके अलावा और उनका कोई मुख्य कार्य नहीं है। हाँ, अगर वे चाहें तो किसी और भी जो है व्यक्ति का केस लड़ सकते हैं। ऐसा सरकार ने पाबंद नहीं किया हुआ है कि भाई आपको हमारे केस लड़ना पड़ेगा। हाँ, परंतु अगर सरकार का केस चल रहा हो तो वे सरकार के लिए काम करेंगे, किसी और के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर किसी और के लिए वे केस लड़ सकते हैं अगर सरकार का कोई केस नहीं चल रहा है तो। ठीक है, ये हम लोगों ने बात की। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये लोग, इनके पास क्या क्या पावर्स होती है। तो आइए देखते हैं इनके पास क्या क्या पावर्स होती है। तो देखिए, बात की जाए इनकी पावर की तो देखिए पहली पावर तो यही होती है कि ये किसी भी सदन में, यानी कि किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं। उसकी जो सभा होती है सदन की, किसी भी हाउस की, उसमें ये लोग भाग ले सकते हैं तथा इसके अलावा ये किसी भी सदन को संबोधित भी कर सकते हैं, यानी किसी भी सदन को अनाउंस कर सकते हैं, किसी भी सदन में भाषण भी दे सकते हैं। यानी कि अगर इनके पहली पावर की बात की जाए तो पहला तो है कि भाई सदन में
सदन में भाषण दे सकते हैं, भाषण देना या कार्यवाही में भाग लेना, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। देखिए ये लोग इनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं अगर इनका मन करे कि भाई मैं आज लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में जाके आज मैं बैठना चाहता हूँ तो ये जा सकते हैं, फुल छूट है। ये किसकी बात हो रही है? अटॉर्नी जनरल की। अगर वहीं सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात की जाए तो राज्य में होता है ये, यानी कि स्टेट में होता है। तो स्टेट के जो हाउस होते हैं, जैसे तो विधानसभा ही होता है, पार्लियामेंट विधानसभा होता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है तो वह विधान परिषद में भी जा सकता है, परंतु इसमें लिखा जाता है विधान परिषद, विधानसभा में भाषण व उपस्थिति की शक्ति। ठीक है, ये पहली शक्ति हो गई भी दोनों के बारे में। भाई अगर अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल किसी भी हाउस में जाके भाषण दे सकता है और किसी की भी जो कार्रवाई उसमें भाग ले सकता है। विधान अगर सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात करें तो किसी भी हाउस में जाके ये भी भाषण दे सकता है और किसी भी में भी कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो ये तो हो गई इनकी पहली योग्यता। दूसरी योग्यताओं के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी जो दूसरी योग्यता है, तो इनकी दूसरी योग्यता ये है कि भाई ये किसी भी सदन की समितियों में, अगर हम लोग पढ़ेंगे कि सदन में कौन कौन सी समितियां होती है तथा कितने प्रकार की समितियां होती है, कैसे समितियां काम करती हैं। तो देखिए इनकी दूसरी शक्ति है कि सदन में, या आप बोल सकते हैं संसदीय समितियों में भाग ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये संसदीय समितियों में भाग ले सकते हैं तथा परंतु देखिए ये किसी भी संसदीय समितियों में भाग ले सकते हैं। अब देखिए कई प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं। हर जो चीज होती है, जैसे कि किसी भी मुद्दा आया संसद में तो उसके लिए एक अलग प्रकार की समिति बिठाई जाती है, तो संसदीय समिति होती है। अगर ये अटॉर्नी जनरल चाहे तो ये किसी भी समिति में भाग ले सकता है। और अगर सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात की जाए कि भाई इसकी दूसरी योग्यता क्या होती है, तो ये भी ये होती है कि भाई विधान समितियों में ये भाग ले सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक है कि भाई ये भाग तो ले सकते हैं पर ये किसी भी सदन में वोट नहीं डाल सकते और न ही उस सदन के कोई सदस्य होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इनके बारे में जो अन्य चीजें हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये हम लोगों ने इनके बारे में जितनी भी जानकारी थी बोली थी, अब इनके बारे में अतिरिक्त जानकारियां लेते हैं। तो देखिए अतिरिक्त जानकारियों में तो यही है कि जो वर्तमान के हमारे अटॉर्नी जनरल है वो है के वेणुगोपाल। वो है अटॉर्नी जनरल हमारे वर्तमान अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। देखिए के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 2017 से चला आ रहा है। इनका जो कार्यकाल 2017 में निश्चित किया गया था वो 2020 में खत्म होना था, यानी कि 3 साल का इनका कार्यकाल निश्चित किया गया था 2017 में। परंतु क्या है कि 2020 में कोरोना आने की वजह से इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में जो हमारे अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? के वेणुगोपाल। अगर हम बात करें कि हमारे पहले अटॉर्नी जनरल का नाम क्या था, किसकी बात करें, अगर पहले अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की जाए तो हमारे जो पहले अटॉर्नी जनरल थे वो थे MC सीतवाल। कौन से? MC सीतवाल हमारे अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है, MC सीतवाल हमारे पहले अटॉर्नी जनरल थे और हमारे जो वर्तमान प्रेजेंट के जो अटॉर्नी जनरल है वो है के वेणुगोपाल। देखिए जो के वेणुगोपाल है ये हमारे 15वें अटॉर्नी जनरल है। कौन से 15वें अटॉर्नी जनरल है ये हमारे? ठीक है, अब बात करें अगर सॉलिसिटर जनरल के बारे में तो देखिए सॉलिसिटर जनरल एक तो होता नहीं है, यानी कि एक स्टेट में एक ही होता है, पर ये जो है हर स्टेट का अलग अलग होता है। यानी कि इंडिया में 28 स्टेट है तो ये 28 अलग अलग होते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। और अगर हम हमारे राज्य की बात करें, राजस्थान के बारे में अगर बात की जाए, ये तो गए थे इंडिया के जो कि के वेणुगोपाल थे प्रेजेंट के। और अगर राजस्थान के बारे में बात की जाए तो देखिए राजस्थान के बारे में अगर बात की जाए तो राजस्थान के जो अभी के प्रेजेंट के सॉलिसिटर जनरल है उनका नाम है MS सिंघवी। उनका नाम क्या है? MS सिंघवी नाम है उनका। तो अलग अलग जो हमारे 28 राज्य हैं उन 28 राज्यों के अलग अलग सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो आज हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से संबंधित बहुत सारी बातों के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को अंत तक देखने के लिए।